दोस्तों, एक लड़की अपने फूफा के यहाँ रहने के लिए गई हुई थी। वह जैसे जैसे जवान होती है वैसे वैसे ही बेहद खूबसूरत होती है। जब इसका फूफा अपनी ही भतीजी को देखता है तो वह इस पर फिदा हो जाता है। वह इससे बहकी बहकी बातें करने लगता है और इसे अपने जाल में फंसा ही लेता है। यह भतीजी जो होती है यह भी अपने फूफा के प्यार जाल में फंस जाती है और धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां बहुत गहरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं और जब इन लोगों को मौका मिलता था दोनों आपस में रिलेशनशिप बना लिया करते थे। यह सिलसिला करीब लंबे समय तक चलता है। एक दिन की बात है जब इसकी बुआ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है, तब इन दोनों को भरपूर मौका मिल जाता है और फिर फूफा और भतीजी दोनों कमरे में पहुंचते हैं और वहां पे रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। इतने में बुआ बाजार से वापस आ जाती है और उसके बाद वह एक कमरे के पास पहुंचती है। उस कमरे में का दरवाजा बंद होता है। उस कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब यह खिड़की से झांक कर देखती है तो इनकी पैर तले जमीन खिसक जाती है। इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनोगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बिहार के औरंगा जिले की है। वहाँ पर एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़की होती है। लड़की के माता पिता गरीब होते हैं। वो अपनी बच्ची का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर सकते थे। तब लड़की के जो पिता होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना इसको अपने बहन के घर पर भेज दूं। वहां पर यह रहेगी, वहीं पे खाएगी पिएगी पढ़ेगी लिखेगी और बड़ी होगी। जब यह बड़ी हो जाएगी तो इसकी वहीं पर शादी कर दी जाएगी। अब यह बात सोचकर वह अपनी बहन से बात करते हैं। उसके बाद उनके बहन बहनोई तैयार हो जाते हैं। तब इस लड़की को इसके फूफा के घर पर भेज दिया जाता है। यह लड़की वहीं पे रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही होती है और जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे यह बेहद ही खूबसूरत होती जाती है। इस लड़की के ऊपर गांव के लड़के जो होते हैं नजर डालते हैं। सभी लोग इस पे लाइन मारा करते थे मगर यह किसी को भी भाव नहीं देती थी। केवल पढ़ने लिखने में इसका ध्यान होता है। लेकिन जब इसका फूफा देखता है इसकी नीयत खराब हो जाती है। वह इस पे फिदा हो जाता है और इससे बहकी बहकी बातें करने लगता है और आखिरकार अपनी ही भतीजी को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लेता है। यह लड़की भी अपने फूफा की तरफ आकर्षित हो जाती है और यह भी उसे दिल में प्यार करने लगती है। इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि ये दोनों को जब भी समय मिलता था यह दोनों आपस में शारीरिक भी संबंध बना लिया करते थे। इन दोनों की नजदीकियों को देखकर घर के किसी भी सदस्य को कोई शक नहीं होता था क्योंकि सभी लोग सोचते थे कि बाप बेटी का रिश्ता है और इसमें क्या हो सकता है। और इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है। लंबे समय तक चला, लगभग 8 सालों तक ये लोग जब भी मौका मिलता था रिलेशनशिप बना लिया करते थे। इस बीच में लड़की के कई बार रिश्ते आए शादी के लिए मगर कोई ना कोई अड़चन डालकर फूफा इस लड़की का रिश्ता तोड़ दिया करता था। एक दिन की बात है, जो लड़की की बुआ होती है उसको अपने पति और अपनी भतीजी पे इतना ज्यादा विश्वास होता है। वो कहती है कि तुम लोग घर पे रहो, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है। इस बात को सुनकर जो भतीजी होती है जिसका नाम गुंजा सिंह होता है और जो पति होते हैं जिसका नाम जीवन सिंह होता है,
या दोनों बेहद ही खुश हो जाते हैं कि चलो आज भरपूर मौका हम दोनों को मिलने वाला है। इधर बुआ कहकर बाजार चली जाती है और यह दोनों फिर एक कमरे में पहुंचते हैं और वहां पे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तब तक अचानक में बुआ घर वापस आ जाती है। वह घर के सभी दरवाजों को खुला देखती है, लेकिन एक कमरे का दरवाजा बंद होता है। जब उस कमरे के पास पहुंचती है, तो उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। अब उस दरवाजे की खिड़की से झांक कर जब देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो पूरी तेज आवाज में चिल्लाते हुए दरवाजा खटखटाने लगती है। तब जो अंदर होते हैं जीवन सिंह और गुंजा सिंह दोनों हड़बड़ा जाते हैं। तुरंत ही गुंजा सिंह अपने कपड़े को पहनती है और उसके बाद दरवाजा खोलती है। बुआ कमरे के अंदर जाती है और अपने भतीजी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। अपने पति को भी बहुत खर्रा खोटा बोलती है, लेकिन इस बात से दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर उस कमरे से वापस आती है, फिर दूसरे कमरे में चली जाती है। दूसरे कमरे में जाने के बाद वह अपने भाई के पास फ़ोन करती है। कहती है कि भैया आप अपनी लड़की को मेरे घर से बुला लीजिए, ऐसी ऐसी बात है। आपकी लड़की का संबंध मेरे पति से है। अब यह बात जब गुंजा के पिता सुनते हैं तो वह भी अपना सर पीटने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि यही कारण है कि मेरी बेटी का इसलिए रिश्ता कहीं से नहीं हो पा रहा है। वह तुरंत ही अपनी बेटी को अपने घर बुला लेते हैं और उसके बाद आनन फानन में एक जगह लड़के को देखते हैं जिसका नाम प्रियांशु कुमार होता है। उसकी शादी तय हो जाती है। अब इस बीच में जो लड़की का फूफा जीवन सिंह होता है उससे समय नहीं मिल पाता है। वो भतीजी के लिए तड़पना शुरू कर देता है। उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। आखिरकार इधर गुंजा का शादी का दिन रख दिया जाता है। 11 मई सन 2025 को बारात आती है और इस लड़की की शादी होती है। उसी दिन जो जीवन सिंह होता है वह भी वहां पहुंचता है, तो थोड़ा समय उसे मिल जाता है तो वो गुंजा से बातचीत करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए यह बारात जो आई है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं मार दूंगा, क्योंकि तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। अब यह बात जब गुंजा सुनती है तो वह कहती है, फूफा आप परेशान ना होइए, आज मैं कसम खा लेती हूँ कि मैं इसे जान से मारकर रास्ते से हटा दूंगी। मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी, मुझे और कोई नहीं छू सकता। जब यह बात जीवन सिंह सुनता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि गुंजन केवल उसी की है। दोस्तों, आखिरकार किसी तरीके से शादी हो जाती है। गुंजा विदा होकर अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद वहां से अपने फूफा से बातचीत करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो गुंजा के ससुराल वाले थे उनको इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं और जो जीवन सिंह होता है वह झारखंड से 2 बदमाश को सुपारी दे देता है गुंजा सिंह के पति को मारने के लिए। वो बदमाश पैसे ले लेते हैं और उसके बाद गुंजा से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम अपने पति का फोटो वगैरह भेजो और लोकेशन बताती रहो ताकि हम लोग अपना काम आसानी से कर सके। इधर जो गुंजा होती है वह मौके की तलाश कर रही थी कि जब उसका पति अकेला हो, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी तो वो कहीं पर जा नहीं रहा था। 10 दिन जब बीतते हैं तब गुंजा एक दिन अपने पति प्रियांशु से कहती है कि मुझे कुछ विशेष तरह की मिठाई खाने का मन कर रहा है, मेरा दिल ललचा रहा है, मैं अपने मायके में नहीं पाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लाके दो। प्रियांशु अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। वह अपनी पत्नी की बातों को नहीं टालता था और कहता है कि परेशान ना हो, मैं बाजार जाता हूँ और जो तुम मिठाई कहोगी वही मिठाई लेकर आऊँगा। और इधर जो गुंजा होती है वह बदमाशों को लोकेशन भेज देती है कि आज मेरा पति बाजार जा रहा है, अगर मौका मिले तो इसका काम तमाम कर देना है। बदमाश भी बाजार पहुंच जाते हैं।
पति भी बाजार पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे भीड़ भाड़ का इलाका होने की वजह से बदमाश उसे मार नहीं पाते हैं। और फिर वहां से प्रियांशु जो होता है वह मिठाई को लेता है, वापस फिर अपने घर चला आता है। मिठाई लेकर गुंजा खा लेती है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर अफसोस हो रहा था कि आज भी यह जिंदा वापस आ गया। दोस्तों, फिर मौके की तलाश होने लगती है और आखिरकार 23 जून सन 2025 को वह दिन आ ही जाता है, जिस दिन प्रियांशु अपनी पत्नी गुंजा से कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे बनारस ही निकलना पड़ेगा, मैं कल वापस आऊँगा। यह बात जब गुंजा सुनती है तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दिखावा करती है कि तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, और अभी अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। अब जो प्रियांशु होता है वह अपने पत्नी के इरादों को समझ नहीं पाता है और वो सोचता है कि मेरी पत्नी मुझसे बेहद ही प्यार करती है, इसलिए वो मेरी इतनी फिक्र करती है। तो वो अपनी पत्नी को समझाने लगता है, कहता है तुम परेशान ना हो, एक दिन की बात है, अर्जेंट नहीं होता तो मैं जाता भी नहीं। अपनी पत्नी को किसी तरीके से समझाकर फिर वहाँ से वो रवाना हो जाता है। और इधर जो गुंजा होती है वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वो बदमाशों को फिर लोकेशन भेज देती है कि आज मेरा पति घर से बाहर अकेले जा रहा है, बनारस के लिए जा रहा है, तुम लोगों को मौका मिले तो वहीं पे इसका काम तमाम कर देना है। बदमाश फिर उसके पति का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बनारस पहुंच जाता है। बनारस में भी बदमाश को मौका नहीं मिल पाता है। फिर बनारस से जब यह वापस आ रहा होता है, प्रियांशु जो रेलवे स्टेशन पे वो बदमाश मौजूद होते हैं, वो वहाँ पे उनका मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका वहाँ पे भी था। अब वो मौके की तलाश कर रहे थे कि कब मिले, कब हम काम तमाम करें और फिर हम अपने रास्ते हो जाएं। और इधर जो प्रियांशु होता है इन सभी बातों से बेघर होता है। उसकी पत्नी बार बार उसे फ़ोन कर रही थी, कहाँ तक पहुँचे। प्रियांशु को लगता है कि उसकी पत्नी एकदम बेचैन है उसके लिए, मगर उसे यह नहीं पता था यह बेचैनी उसके लिए नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने के लिए है, कि कब अब मौका मिले और इससे छुटकारा मिले। इन सब बातों से अनजान प्रियांशु अपनी माँ के पास फ़ोन करता है, कहता है माँ आज मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से गाड़ी नहीं है, शाम हो चुकी है। दोस्तों, यह बात 24 जून सन 2025 की बात है, और ना हो तो गांव से किसी को भेज दो, आएगा कोई मुझे लेकर चला जाएगा। माँ कहती है बेटा ठीक है, परेशान ना हो, मैं किसी न किसी को भेजती हूँ। वो गांव के 2 लड़के से कहती है और वह दोनों लड़के तैयार हो जाते हैं। फिर बाइक लेकर प्रियांशु को पिकअप करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पे बदमाश भी पीछा कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तब ये दोनों बाइक पर सवार पहुंचते हैं और उसके बाद प्रियांशु को अपने बाइक पर बैठाते हैं। फिर वहां से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी 34 किलोमीटर आगे आए होंगे, तब तक बदमाश भी पीछे से बाइक से आते हैं। और आने के बाद जब प्रियांशु के बाइक के पास पहुंचते हैं तो उसकी बाइक को रुकवाते हैं और कहते हैं कि फलानी जगह का पता दीजिए। प्रियांशु कहता है यह गाड़ी रोको और कुछ रास्ता लोग भूले हैं, इनको मैं रास्ता बता दूं। लेकिन उसे क्या पता था कि यह लोग मेरी मौत बनकर आए हैं। वह अपनी गाड़ी को रुकवाता है और उसके बाद बदमाश नज़दीक में आ जाते हैं। बदमाश इधर उधर देखते हैं, जब कोई नहीं देखता है तो तुरंत पिस्तौल निकालते हैं और प्रियांशु को धड़ाधड़ 7-8 गोलियां मार देते हैं। प्रियांशु वहीं पर तड़पने लगता है और उसके बाद जो बदमाश होते हैं वहां से फरार हो जाते हैं। अब जो दोनों लड़के हिमांशु को लेने गए थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या मामला है, उन्होंने उसके ऊपर गोली क्यों चलाई। फिलहाल वह लोग हिमांशु को आनन फानन में उठाते हैं और नज़दीकी के अस्पताल में पहुंच जाते हैं और वहां पर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि यह तो मर चुका है, अब लाने से कोई फायदा नहीं। तुरंत वहां के डॉक्टर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में ले लेती है
और साथ में जो लड़के होते हैं उनको भी थाने लेकर आती है, उनसे भी पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन वो लड़के बार बार एक ही बात बता रहे थे कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसकी माँ ने मुझे कहा था कि जाके मेरे बेटे को पिकअप करके लेकर चले आओ, शाम का समय है, गाड़ी नहीं मिल रहा है। मेरी इतनी ही गलती है कि मैं चला आया हूँ, मुझे इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पता है। यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैंने देखा कि 2 बाइक सवार आए और धनाधन गोलियां इस पे चलाए, उसके बाद फरार हो गए। पुलिस को थोड़ा इसलिए शक था क्योंकि जो प्रियंशु को ही केवल गोली लगी, बाकी लोग बच गए। इस पुलिस को यह इरादा नहीं था कि ये लोग भी दुनिया से चले जाएं, लेकिन बस ये था कि इन लोगों को कोई खरोच तक नहीं आई। आखिर मामला क्या है? पुलिस के बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तब उसके बाद पुलिस जो है प्रियंशु का मोबाइल लेती है और उसका CDR चेक करती है, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। जब निकालते हैं उससे पता चलता है कि इसने अपने पत्नी को कई बार फ़ोन किया, इसकी पत्नी ने इसको कई बार फ़ोन किया। अब पुलिस का शक उसकी पत्नी पे थोड़ा पहुंचता है। फिर पुलिस उसके पत्नी गुंजा के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ जब करना शुरू करती है कि तुम इतने फ़ोन क्यों कर रही थी, तब जो गुंजा होती है कहती है बस वैसे ही नॉर्मली बात कर रही थी, जैसे पति पत्नी बात कर रहे थे वैसे मैं बात कर रही थी। लेकिन पुलिस जब बार बार पूछती है तो वह हर बार एक नई कहानी गढ़ती है। अब पुलिस को गुंजा पर संदेह होने लगता है। तब गुंजा से कहती है कि तुम अपना मोबाइल दो। गुंजा अपना मोबाइल देने से इनकार करती है पुलिस, लेकिन दबाव जब बनाती है तब गुंजा अपना मोबाइल दे देती है। मोबाइल का जब डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो 50 बार फ़ोन की है। फिर पुलिस गुंजा से पूछती है तो गुंजा फिर बार बार कई नई कहानी। अब पुलिस को संदेह हो जाता है तो वह फिर मोबाइल और गुंजा दोनों को लेकर थाने में चली आती है और यहाँ पर जब शक्ति से पूछताछ होती है तब गुंजा सारी सच्चाई उगल देती है। वो कहती है कि मैं प्यार अपने फूफा से करती हूँ और उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरी शादी ज़बरदस्ती हिमांशु से कर दिए थे। मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं शादी करना नहीं चाहती थी और हमने और मेरे फूफा ने मिलकर यह प्लान बनाया। उसके बाद हमने इनको रास्ते से हटाया ताकि हमारा रास्ता खाली हो जाए और फिर जो हम फूफा के साथ पूरी ज़िंदगी मज़े से बिता सके। जब पुलिस इस बात को सुनती है पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत ही गुंजा पर FIR दर्ज करती है और उसके बाद जो उसका फूफा होता है जीवन सिंह, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। जैसे ही जीवन सिंह भी मिल जाएगा उस पर भी केस दर्ज होगा और दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों अभी जो फुफ्फा है फरार है, अभी पता नहीं चला वो कहाँ पर है। जैसे ही वह मिलता है उसको भी जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों यह रही कहानी। आपको क्या लगता है गुंजा को और जीवन सिंह को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।